हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसके 40 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। वन लीनियर जीके क्वेश्चन है, इसमें 40 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। पहला क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। और पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन था? तो श्री विष्णु था। 575 से 600 ईस्वी तक था और यह प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। पल्लव राजवंश जो था प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। पल्लव राजवंश का संस्थापक श्री विष्णु था। इसकी राजधानी जो थी कांचीपुरम थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। और कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है कि श्री विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? तो श्री विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन ये पूछता है कि किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? तो ये भारवी हैं, किरातार्जुनीयम के लेखक। किस पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है। कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। और पालनी पहाड़िया भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पर्वतमाला है। पालनी पहाड़िया जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है। यह पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। यानी पालनी पहाड़िया कहाँ है? यह है पालनी पहाड़िया के कुछ दृश्य। और पालनी पहाड़िया कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए, अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1997 में अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन थे? लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। अब इनसे रिलेटेड तथ्य देख लीजिए कि बेल ने 29 साल की उम्र में सन 1876 में टेलीफोन की खोज कर ली थी। 29 साल की उम्र में 1876 में टेलीफोन की खोज कर ली थी। इसके एक साल बाद ही उन्होंने 1877 में बेल टेलीफोन कंपनी की स्थापना की। 1876 में टेलीफोन की खोज कर ली थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विमानन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय विमानन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विमानन प्राधिकरण का मुख्यालय। भारतीय विमानन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय विमानन प्राधिकरण। आगे देखिए कि यह प्राधिकरण सभी हवाई अड्डों के भारतीय हवाई क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों एवं भूमि प्रतिष्ठानों को हवाई यातायात प्रबंधन सेवा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। भारतीय विमानन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 को। इसका निगमित मुख्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग विमान क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 को। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो मार्च 1942 में आया था। अब इससे रिलेटेड तथ्य है कि क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भेजा गया था। यानी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें सहयोग पाने के लिए भेजा गया था क्रिप्स मिशन को। कब आया था? तो मार्च 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। अब आगे देखिए कि इसका उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन लाने का उद्देश्य क्या था? तो भारत के साथ राजनीतिक गतिरोध दूर करना और भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था क्रिप्स मिशन का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? तो नेहरू, नासिर और टीटो। जो 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसके 3 नेता कौन थे? नेहरू, नासिर और टीटो थे। 3 नेता नेहरू, नासिर और टीटो थे। देख लीजिए अगला तथ्य इसमें क्या है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1961 में बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। जकार्ता, इंडोनेशिया में गुट निरपेक्ष का मुख्यालय है। और संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो
और सुकर्णो ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया। दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया, तो 9 अगस्त 1945 को। पहला गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, और दूसरा गया था 9 अगस्त 1945 को। तो जो पहला बम जिसका लिटिल बॉय नाम था उसको वो किसके संदर्भ में था, लिटिल बॉय नाम, इसको भी जान लीजिए। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय नाम था, और दूसरा जो बम गिराया गया था उसका नाम फैट मैन था। वो किसके संदर्भ में था, तो विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैट मैन नाम दिया गया था जो बम गिराया गया था नागासाकी पर। अगला क्वेश्चन है स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है। स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है स्मैश शब्द। नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की 5 अध्ययन इसमें शामिल किया गया था। तो छठा पुरस्कार हेतु किसे जोड़ा गया था, तो अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन है विश्व मितव्ययिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब दिवस जो है इसमें से कुछ दिवस देख लीजिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला है कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, या चौरा चौरी दिवस किस तिथि को, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और चौरा चौरी दिवस दोनों 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात स्थापना दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 1 मई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किस में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। एज यू लाइक इट फेमस पुस्तक है एज यू लाइक इट के विलियम शेक्सपियर। गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसके कार्ल मार्क्स हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के। मेन कैम्फ के लेखक कौन है, एडोल्फ हिटलर है मेन कैम्फ के लेखक एडोल्फ हिटलर। अगला है कि गांधी एंड स्टालिन के लेखक कौन है, गांधी एंड स्टालिन के लेखक कौन है, लुईस फिशर। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर जाता है तब पादप और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर जाता है तो पादप और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कक्ष में माउस क्या होता है। कंप्यूटर कक्ष में माउस जो होता है वो क्या होता है, तो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, संकेतन युक्ति होता है माउस। अगला क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड माउस से कि माउस की खोज किसने की थी, तो डगलस एंजल वर्ट ने 1960 में माउस का आविष्कार किया था। डगलस एंजल वर्ट ने 1960 में माउस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था रेने लेनेक ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लेनेक और डेविड लिटमैन ने किया था स्टेथोस्कोप का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य जो है भारत में किस क्षेत्र से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया, तो कर्जन ने भारत का विभाजन किया था 1905 में। और ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद 1899 में बना था लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है अणुओं में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है। अणुओं में पृष्ठ तनाव का कारण होता है अणुओं के मध्य संसंजन बल। अणुओं के मध्य संसंजन बल। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस तरह किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। अब क्रायोजेनिक इंजन से कुछ रिलेटेड तथ्य समझ लीजिए। क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न तापीकी कहा जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न तापीकी कहा जाता है जिसका तापमान
-0 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। -0 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्रायो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है। क्रायोजेनिक में क्रायो जो है वो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बर्फ जैसा ठंडा। क्रायोजेनिक, क्रायो जो होता है जिसका अर्थ होता है, क्रायो का मतलब बर्फ जैसा ठंडा। क्रायोजेनिक तकनीक का मुख्य उपयोग रॉकेटों में किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीक का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? रॉकेटों में किया जाता है, जहां ईंधनों को क्रायोजेनिक तकनीक से तरल अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। इस तकनीक में द्रव ऑक्सीजन एवं द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यानी क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके समय में आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना 1951 को शुरू की थी और यह 1956 तक चला था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रथम पंचवर्षीय योजना लाए थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो मैडम क्यूरी ने 2 विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 1911 में उनको केमिस्ट्री में मिला था और रेडियम के शुद्धिकरण के लिए। 1911 में मिला था रेडियम के शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद दूसरा नोबेल प्राइज मिला था पोलोनियम की खोज के लिए। दूसरा नोबेल प्राइज मैडम क्यूरी को मिला था। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट का आउटपुट वह आउटपुट है जिस पर उत्पादनकर्ता कुल मूल्य पुनर्प्राप्त कर सके। ब्रेक इवन पॉइंट पर आउटपुट वह आउटपुट है जिस पर उत्पादनकर्ता कुल मूल्य पुनः प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस जगह पर किया जाता है? तो कर्नाटक में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में दाभोल विद्युत परियोजना है। तहलका कांड की जांच हेतु संस्थित आयोग का नाम क्या है? तो श्री कृष्ण आयोग तहलका कांड की जांच हेतु नाम है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो ठंडी एवं शुष्क परिस्थिति में बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है, ठंडी एवं शुष्क परिस्थिति में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन, नियोन। इसमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? तो सिलिकॉन जो है वो आदर्श गैस नहीं है। 6 आदर्श गैस है, इसमें से सिलिकॉन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वडागा जनजाति किस क्षेत्र के में निवास करती है? वडागा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में वडागा जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध जो है वो मधुमक्खी पालन से है। अब मधुमक्खी पालन से कुछ रिलेटेड तथ्य समझ लीजिए। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पृथ्वी पर लगभग 20,000 से भी अधिक प्रकार की मधुमक्खियां हैं। पृथ्वी पर कितने प्रकार की मधुमक्खियां हैं? 20,000 से भी अधिक, जिसमें से केवल 4 ही प्रकार की शहद बना पाती हैं। 20,000 से अधिक प्रकार की मधुमक्खियां हैं, जिसमें से 4 प्रकार की मधुमक्खियां ही शहद बना पाती है। तो जो ये आमतौर पर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और कई हजार श्रमिक मक्खी होते हैं, कुछ नर मधुमक्खी होते हैं। मधुमक्खियों का समूह श्रम विभाजन एवं विभिन्न कार्यों के लिए विशेषज्ञों का उत्तम उदाहरण है। मधुमक्खियों का समूह जो है किसका उत्तम उदाहरण है? श्रम विभाजन के लिए है, श्रम विभाजन का उत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों की मोम ग्रंथि से निकलने वाले मोम से अपना घोंसला बनाते हैं। अब मधुमक्खी अपना घोंसला किससे बनाते हैं? तो मोम ग्रंथि से निकलने वाले मोम से अपना घोंसला बनाते हैं मधुमक्खी श्रमिक। अगला क्वेश्चन है कि 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम किसकी फसल होती है? तो चावल की फसल होती है। चावल की फसल के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो 23 डिग्री सेल्सियस मासिक तापक्रम होना चाहिए और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है?
तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका आधिकारिक निवास जो है भोपाल में है। 5 वर्ष के लिए किया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि अगला विश्व कप फुटबॉल किस देश में आयोजित होगा। अगला विश्व कप फुटबॉल जो है 2022 में कतर में होगा। तो इससे रिलेटेड तथ्य देख लीजिए, फुटबॉल विश्व कप जो है 2022 में कतर में होगा। 1930 में विश्व कप फुटबॉल का उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद हर 4 साल के बाद फुटबॉल विश्व कप होता है। 1942 और 46 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से यह आयोजित नहीं किया जा सका। 1942 और 46 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसको आयोजित नहीं किया जा सका। उसके बाद लगातार चल ही रहा है। फिर उसके बाद है कि पिछला जो 2018 में फुटबॉल विश्व कप हुआ था, उसको फ्रांस विजेता है। उसमें से रूस में हुआ था और फ्रांस विजेता है।